साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित जो टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 1, जो जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 1 है, उसके तहत जो टॉपिक दिया गया है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, यह जो टॉपिक दिया गया है, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा कर क्यों रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मोत्सव मनाया जाता है, अर्थात 23 जुलाई को ही चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। अब इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इनका स्वतंत्रता संग्राम में जो भी योगदान रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जो जन्म है 23 जुलाई 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश के भावरा गांव अलीराजपुर ज़िले में हुआ था। मतलब मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर ज़िला है, वहाँ उसके भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। और 15 वर्ष की आयु में इन्होंने असहयोग आंदोलन, जो 1920 में असहयोग आंदोलन किया गया था, उसमें ये भाग लेते हैं। और वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के उपरांत चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में सम्मिलित हो गए। अब थोड़ा सा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में कानपुर में। और इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल, भगवती चरण बोहरा और जोगेश चटर्जी। और यह क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। उसके बाद आगे चल करके 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ये जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ करके इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रूप में इसको पुनर्गठित किया गया। तथा इसके अलावा वर्ष 1925 में जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना होती काकोरी षड्यंत्र, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भाग लिया था। अब ये जो काकोरी कांड था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो काकोरी कांड होता है, इसमें HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो कह सकते हैं सदस्य थे, उनके द्वारा इसको किया गया था, या यह कारनामा जो है काकोरी कांड का HRA के सदस्यों के द्वारा अंजाम दिया गया था। अब काकोरी कांड को देखते हैं। तो काकोरी कांड जो है, यह आपकी डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कई बार क्या होता है, घटनाओं को क्रम से सजाने के लिए आ जाता है, तो आपको डेट पता होगा तो आप आराम से घटनाओं को क्रम से सजा लेंगे। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन गाड़ी के सरकारी खजाने को लूट लिया। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इनमें से इन 29 लोगों में से 17 लोगों को लंबी सजाएं तथा 4 को आजीवन कारावास और 4 को मृत्युदंड दिया गया था। अब जिन 4 को मृत्युदंड दिया गया था, उनके नाम देख लेते हैं और उनको कहाँ पे मृत्युदंड दिया गया था ये भी देख लेते हैं, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में ये 4 लोगों पर जिनको मृत्युदंड दिया गया था, इन पर प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसमें पहला नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। इनको गोरखपुर में फांसी की सज़ा दी गई। अशफाक उल्ला, इनको फैजाबाद में फांसी की सज़ा दी गई। रोशन लाल को नैनी, इलाहाबाद के नैनी में फांसी दी गई। राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। और इसी काकोरी कांड से जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी संबंधित थे, परंतु वो बच निकले थे। इसके बाद जो इन्हीं से संबंधित एक घटना थी सैंडर्स की हत्या, इसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। सैंडर्स की हत्या जो होती है, ये आपकी 17 दिसंबर 1928 को होती है। तो इस पूरी घटना को समझ लेते हैं। तो सैंडर्स जो है, यह लाहौर का सहायक पुलिस अधीक्षक था और इसी की लाठी से साइमन आयोग का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के सिर पर गहरी चोट लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है इसी चोट की वजह से। और यहाँ ध्यान रखिएगा, साइमन आयोग जो है, ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहली बार आता है। अंततः इनकी मौत का बदला लेने के लिए HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों ने जो क्रांतिकारियों में शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि ने मिलकर के लाहौर स्टेशन पर 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और यहाँ से वेश बदलकर दिल्ली भाग जाते हैं लोग। इसके अतिरिक्त इन घटनाओं के अतिरिक्त चंद्रशेखर आज़ाद जो है वर्ष 1926 में वायसराय की ट्रेन को विस्फोट से उड़ाने के प्रयास में भी सम्मिलित थे।
इसके अलावा ये लाहौर षड्यंत्र केस जो कि 1929 में होता है, इसमें भी अभियुक्त थे, जिस केस के तहत जो भगत सिंह हैं इनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी। इसके अलावा 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई। इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के हाथों मरने से बचने के लिए उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। अब एक प्रश्न और है कि इन्हें आज़ाद, ये जो टाइटल इनको दिया गया है, ये आज़ाद क्यों कहा जाता है? तो हुआ क्या था कि चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो चंद्रशेखर जी थे, इनको ये 15 वर्ष की अल्पावस्था में असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष इनको पेश किया गया और जब इनसे सवाल पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने गर्व से अपना नाम जो है आज़ाद बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्र तथा निवास स्थान अपना जेल बताया था। तो यही जो इन्होंने अपना नाम बताया था आज़ाद, तभी से इनका टाइटल जुड़ गया चंद्रशेखर आज़ाद। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इनसे संबंधित टॉपिक भी आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत आ जाएगा और इनकी भी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 23 जुलाई को ही चंद्रशेखर आज़ाद का और बाल गंगाधर तिलक का दोनों का जन्मोत्सव होता है, अर्थात 23 जुलाई के दिन ही दोनों लोग का जन्म हुआ था। अब बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम केशव गंगाधर तिलक था, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को वर्तमान महाराष्ट्र, तब के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में हुआ था। 23 जुलाई 1856 को तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा की प्रसिद्ध उद्घोषणा की और इस नारे ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया तथा ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अर्थात तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा तथा इनके अनुयायियों ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है लोगों द्वारा सम्मानित। इसके अलावा सर वैलेंटाइन सिरोल, जो कि लंदन टाइम्स के संवाददाता थे, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो यदि व्यक्ति का नाम पूछा जाए किसने कहा, तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको जब लोकमान्य की जो उपाधि मिली थी, किस घटना के दौरान इनको मिली थी। तो 1896-97 में पूना में प्लेग के दौरान, प्लेग महामारी फैली हुई थी, तो प्लेग के दौरान तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र का दौरा किया और लोगों से कर ना देने का आंदोलन चलाने के लिए कहा। फलस्वरूप जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो इसी समय इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अब इनकी विचारधारा के संबंध में बात कर लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक वर्ष 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे और आपको पता ही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। मतलब जब स्थापना होती है तब ये इसके सदस्य नहीं थे, 1890 में ये इसमें शामिल होते हैं। तो यदि कहीं पर प्रश्न आ जाए कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, तो संस्थापक सदस्यों में नहीं शामिल थे, क्योंकि 85 में स्थापना होती है और ये 90 में शामिल होते हैं। शीघ्र ही इन्होंने पार्टी के स्वशासन पर उदारवादी दृष्टिकोण का प्रबल विरोध आरंभ कर दिया। इनके अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ साधारण संवैधानिक आंदोलन जो है व्यर्थ है, मतलब जो नरमपंथी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो इसका ये विरोध कर रहे थे। इसके उपरांत वह प्रमुख कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नरमपंथियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, इनके विरुद्ध खड़े हो गए। यहाँ पर एक फैक्ट भी याद रखिएगा कि कांग्रेस अधिवेशन जो 1905 में होता है, 1905 वाला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर होता है, ये वाराणसी में होता है और इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। तो ये कहीं परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी गई थी या विपक्ष का नेता के नाम से किसे जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। इसके अलावा तिलक जो हैं अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह के पक्षधर थे। जब लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पश्चात, बंगाल विभाजन कब होता है, तो ये बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है, जबकि इसकी घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पश्चात तिलक ने स्वदेशी आंदोलन तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का पूर्णतः समर्थन किया तथा दृष्टिकोण में इस बुनियादी भिन्नता के कारण तिलक और इनके समर्थकों को कांग्रेस के चरमपंथी गुट या गरम दल या गरमपंथी के रूप में जाना जाने लगा। तिलक के प्रयासों को बंगाल के राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल तथा पंजाब के लाला लाजपत राय ने समर्थन दिया।
ये जो त्रिगुट है, मतलब ये जो त्रिमूर्ति रही है, इसीलिए इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। और तीनों ही क्या हैं? तीनों ही आपके गर्मपंथी नेता थे। ठीक है। तथा इसके अलावा तिलक जो है एक महान समाज सुधारक थे और उन्होंने जीवन पर्यंत महिला शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। इसके अलावा तिलक ने गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश पूजा को मनाने के लिए गणेश चतुर्थी जो है 1893 में और शिवाजी जयंती 1895 पर भव्य समारोहों का आरंभ किया। तो सबसे पहले गणेश पूजा का आरंभ इन्होंने किया, इस पर भव्य आयोजन का 1893 में, और उसके बाद 1895 में शिवाजी जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन इन्होंने प्रारंभ किया। इन समारोहों के माध्यम से उन्होंने समस्त भारतीयों में एकता तथा राष्ट्रवादी भावना को जागृत करने की परिकल्पना की थी। अब इनसे इन्होंने जो विभिन्न जगहों पर अपना विरोध किया और इनको उसके लिए जो सज़ा दी गई, तो उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे तथा आसपास के क्षेत्रों में फैली प्लेग महामारी जो कि 1896-97 के दौरान फैलती है, इसके दौरान ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये के विरोध में अपने समाचार पत्रों में उत्तेजात्मक लेख लिखे गए, मतलब अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हुए। इनके लेखों से प्रेरित होकर के चापेकर बंधुओं ने, पूना के चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को पूना के कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या को अंजाम दे दिया। परिणाम स्वरूप तिलक को हत्या के लिए भड़काने तथा राजद्रोह के आरोप में 18 महीने के कारावास की सजा दी गई थी। तिलक ने वर्ष 1908 में युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयासों का समर्थन किया था। और कैसे समर्थन किया था? इन्होंने वर्ष 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर के मांडले जेल, जो कहाँ स्थित है? वर्मा में स्थित था, यहाँ पर भेज दिया गया। अब जब इनको 6 वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है, तो इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तथा जब मांडले जेल में ये बंद थे, तो इसी मांडले जेल में ही उन्होंने तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। अब थोड़ी चर्चा हम लोग तिलक और ऑल इंडिया होम रूल लीग के बारे में देख लेते हैं, जो इनके द्वारा होम रूल लीग चलाया गया था। तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो दोनों लोग के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। तो सबसे पहले तिलक के द्वारा, फिर उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहाँ कुछ फैक्ट भी याद रखिएगा कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए, इससे संदर्भ में यह आंदोलन था। अब जो तिलक का जो होम रूल था, इसके संदर्भ में बात कर लें तो इसकी स्थापना होती है 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ पर? पूना में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्ट थे। और इसके सचिव कौन थे? NC केलकर थे। तथा तिलक द्वारा स्थापित लीग का जो प्रभाव था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ करके, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। अब थोड़ा सा एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 19 सितंबर 1916 में होती, तिलक के होम रूल लीग के बाद। कहाँ पर? मद्रास में। और इसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। और तिलक के क्षेत्रों को, जहाँ जहाँ तिलक ने अपनी स्थापना की थी होम रूल लीग की, उन क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। तो इस प्रकार से एनी बेसेंट के अंडर में ज़्यादा एरिया था। ठीक है। तो ये बम्बई जो है, बम्बई में किसका कार्य क्षेत्र था? तो ये एनी बेसेंट का था, क्योंकि महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ करके जो था वो तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। तथा मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता जो है एनी बेसेंट के होम रूल में शामिल थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी जो थे वो एनी बेसेंट के होम रूल में शामिल थे। तथा तिलक जो है कांग्रेस में आगे चल गए। पहले तो क्या होते हैं, ये जब गरम दल में थे तो ये अलग होते हैं, बंटवारा होता है 1907 में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, वहाँ पर नरम दल और गरम दल फिर से एकजुट होते हैं। इस प्रकार से तिलक जो है कांग्रेस में फिर से सम्मिलित हुए, परंतु विपरीत विचारधारा वाले गुटों के मध्य जो ये सामंजस्य नहीं बना सके। अब इनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रवादी लक्ष्यों को समर्पित बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र
1881 में निकाले थे। कौन कौन से? एक था मराठा, दूसरी केसरी। तो मराठा जो पत्रिका थी ये अंग्रेजी में निकाली जाती थी और इसको निकालने में इनके सहयोगी कौन थे? केलकर थे। जबकि केसरी जो थी वो मराठी में थी और इसको निकालने में इनके सहयोगी कौन थे? आगरकर थे। तो यहाँ पर अंग्रेजी कौन सी, मराठी कौन सी, याद रखिएगा मराठा वाला जो है वो मराठी में नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, मराठा जो समाचार पत्र है वो मराठी में नहीं है। तो बस जो दूसरा वाला वो मराठी में और जो पहला वाला है मराठा वाला वो अंग्रेजी में हो गया। यहीं पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा भी 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था, एक कॉमन बिल और दूसरा न्यू इंडिया। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो कार्य किए गए उसको भी देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना के 1 वर्ष पहले, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है और 1884 में ही इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यदि घटनाओं का क्रम लगाने कहा जाए तो याद रखिएगा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पहले होती है और आपका कांग्रेस की स्थापना उसके बाद होती है। तथा सोसाइटी द्वारा अर्थात दक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा माध्यमिक शिक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की गई और तिलक ने फर्गुसन कॉलेज में गणित का अध्यापन कार्य किया था, मतलब इसमें इन्होंने टीचर के रूप में गणित पढ़ाया था। तथा तिलक की जो पुण्यतिथि होती है या इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तथा अभी हाल ही में 1 अगस्त को तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कुछ और फैक्टरों को याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा था, जबकि महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता बताया था। और इनकी उपाधियों को के बारे में बात करें तो इनकी एक उपाधि लोकमान थी, दूसरी उपाधि इनकी क्या थी? भारत का बेताज बादशाह। और इनके गुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। संभावना के आधार पर स्वामी विवेकानंद को इनका गुरु माना जाता है। और इनका जो प्रसिद्ध उद्घोष था वो क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारतीय शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षण, या जिसे शॉर्ट में हम लोग इंड शेट कह सकते हैं, या इसको इंग्लिश में कहें तो इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट या इंड सेट टेस्ट। तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन के लिए इंड सेट 2020 परीक्षा का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा स्टडी इन इंडिया जो है एशियन और अफ्रीकन कंट्री के जो छात्र हैं उनको भारत में के कुछ शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का मौका देता है छात्रवृत्ति के साथ में। तो इंड सेट जो है ये स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और दाखिला देने के लिए कराई जाने वाली एक परीक्षा है। आगे चलते हैं, आगे है समान वित्तीय निगम GFR या इंग्लिश में कहें तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स के संदर्भ में। तो यह जो टॉपिक है आपका, यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो अब संदर्भ की बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिरक्षा अर्थात डिफेंस तथा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों, तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले कौन से? जैसे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, आपका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ये सब क्या है? स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। जबकि आपका श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव है, ये स्थलीय सीमा साझा नहीं करते। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के बोली लगाने वाले जो बिडर्स होते हैं, जो नीलामी की बोली लगाते हैं, तो बोली लगाने वालों के लिए सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाते हुए सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में संशोधन किया गया है। और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सभी सार्वजनिक खरीद हेतु इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है। अब जो संशोधन किया गया, संशोधन के अनुसार क्या किया गया है? तो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के किसी भी बोली लगाने वाले जो बिडर्स हैं उनको वस्तु सेवाओं में कौन से? परामर्श सेवाएं और गैर परामर्श सेवाएं सहित अथवा कार्य से संबंधित किसी भी सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। यह संशोधन किया गया है। तथा पंजीकरण के लिए जो सक्षम प्राधिकरण है वो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग या इंग्लिश में कहें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड
DPIIT द्वारा गठित पंजीकरण समिति रजिस्ट्रेशन कमेटी होगी। मतलब पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण जो होगी वो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा गठित पंजीकरण समिति होगी। और इसके साथ ही विदेश और गृह मंत्रालय से क्रमशः राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अब कुछ चीज़ों को लेकर के अपवाद भी दिया गया है, मतलब छूट भी दी गई है। तो 31 दिसंबर 2020 तक कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद सहित कुछ सीमित मामलों में छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा एक अलग आदेश द्वारा उन देशों को पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है जिन्हें भारत सरकार ऋण सुविधा अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल देती है या विकास सहायता प्रदान करती है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। इन देशों को भारत के द्वारा जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। तो मेनली ये जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है या जो भी उपक्रम यह किया गया है, यह चाइना को ध्यान में रखते हुए यह सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यह प्रक्रिया जो हम लोग कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। तो ये जो उपाय हैं भारत में चीनी उत्पादों और निवेशों की आमद को रोकने के लिए हाल के महीनों में उठाए गए कदमों में से एक कदम है। यदि हम पिछले कदमों को देखें तो 23 जून को सरकार द्वारा विक्रेताओं के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जो जेम है, इस पोर्टल पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय माल की उत्पत्ति के देश, मतलब वह माल कहाँ पर बनाया गया है, उसका ओरिजिन कहाँ है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, जिससे यह पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो चाइना से होकर के आ रहा है, मतलब चाइना में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके अलावा अप्रैल में सरकार द्वारा भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों में निवेश के लिए पूर्व अनुमोदन को अनिवार्य करते हुए FDI नियमों में संशोधन किया गया है। तो ये भी मेनली आपको चाइना को ध्यान में रखकर ही किया गया है। अब ये सामान्य वित्तीय नियम जनरल फाइनेंस रूल्स GFR हैं जो 2017 वाला था, इसमें जो संशोधन किए गए हैं। अब ये सामान्य वित्तीय नियम होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं ये लोक वित्त मामलों से संबंधित निर्णयों का एक समूह होता है और इन नियमों को पहली बार वर्ष 1947 में जारी किया गया था। इनके माध्यम से सभी मौजूदा आदेशों को एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। और ये नियम जो हैं ये वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश होते हैं तथा सामान्य वित्तीय नियम GFR ये मंत्रालयों विभागों के लिए अधिग्रहण विभाग एक्विजिशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी तथा विभिन्न परिस्थितियों में नम्यता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखते हुए वस्तुओं या सेवाओं की खरीद हेतु निर्धारित विस्तृत नियमों का समूह होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के बारे में, NTPS। तो यह NTPS है क्या और चर्चा में क्यों आया है? तो इसके बारे में बात करने से पहले याद रखिएगा कि यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत एक टॉपिक दिया गया है, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचे में क्या था? ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे इत्यादि। इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो अब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के बारे में बात करें तो यह है क्या? तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम ये टिम्बर अर्थात लकड़ी, बांस और अन्य वन उपजों जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पारगमन या ऑनलाइन ट्रांजिट पास जारी करने वाली प्रणाली है और इसे हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से कंफ्यूज मत करिएगा। प्रारंभ में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को प्रायोगिक परियोजना अर्थात पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। तो किन राज्यों में प्रारंभ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको प्रारंभ किया जाएगा। अब इसकी क्रियाविधि जो मैकेनिज्म है ये कार्य कैसे करेगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके लिए आवेदक जिसको ट्रांजिट पास चाहिए तो आवेदक को सिस्टम में पंजीकरण कराना होता है। उसके बाद ट्रांजिट पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो रेंज के वन कार्यालय में चला जाता है, मतलब जहाँ के लिए पास इशू करना है। इसके पश्चात राज्य विशिष्ट प्रक्रिया अनुसार सत्यापन करने के पश्चात ट्रांजिट पास जारी कर दिया जाएगा तथा आवेदक को पास जारी होने का संदेश जो है भेजा जाएगा और वह पारगमन पास को, ट्रांजिट पास को डाउनलोड कर सकता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यह प्रणाली जो लॉन्च की गई है, यह प्रणाली ट्रांजिट पास
जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। और इस सिस्टम से जारी किया गया पारगमन पास जो है या ट्रांजिट पास पूरे भारत में मान्य होगी, तथा इससे वनोपाज हैं या जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके निर्बाध आवागमन में वृद्धि होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के बारे में। तो यह इस प्रकार का चौथा मतलब हैकाथॉन है, मतलब यह इसका चौथा संस्करण है। तो हैकाथॉन जो है एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ दबावपूर्ण समस्याओं, जैसे परीक्षा को लेकर के कोई समस्या या उनके जीवन से संबंधित कोई समस्या, तो उनको लेकर जो दबावपूर्ण समस्याएं होती हैं उनको हल करने हेतु एक मंच प्रदान करता है यह हैकाथॉन। और इस प्रकार नवाचार की संस्कृति तथा समस्याओं से निपटने की मानसिकता विकसित करने के लिए यह एक पहल है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो पहला संस्करण था या जो पहला एडिशन था यह 2017 में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से 2020 वाला चौथा संस्करण है। तथा यह हैकाथॉन आयोजित किस द्वारा किया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, परसिस्टेंट सिस्टम और I4C द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया जा रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं ढोल या एशियाई जंगली कुत्ता, एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बारे में। तो एक नए अध्ययन के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों के नाम याद रखिएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भारत में लुप्तप्राय जो ढोल है इसको इंडियन वाइल्ड डॉग तथा रेड डॉग भी कहा जाता है। तो लुप्तप्राय ढोल के संरक्षण में शीर्ष स्थान पर है कौन, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब ये जो ढोल है या इंडियन वाइल्ड डॉग या रेड डॉग, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो ये जो ढोल होता है या जिसे शिकारी कुत्ता भी कहते हैं, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक जंगली मांसाहारी जानवर है। इस प्रकार यह एक शीर्ष सामाजिक मांसाहारी जीव होता है। और यह बाघ के अलावा भारत में ढोल एकमात्र बड़ा मांसाहारी जिसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय अर्थात इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा इसे मतलब ढोल को साइट्स के परिशिष्ट नंबर 2 अपेंडिक्स 2 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि साइट्स का जो अपेंडिक्स 2 है उसमें शामिल होने का मतलब क्या है। तो अपेंडिक्स 2 में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में तो नहीं है, लेकिन प्रजातियों के अस्तित्व को असंगत उपयोग से बचाने के लिए व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति होती है, लेकिन विनियमन के साथ में। जबकि जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 जो है इसके तहत क्या है, तो वैसे तो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इसके तहत 6 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, 6 श्रेणियाँ हैं जिनके तहत जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस 6 श्रेणियों में से अलग अलग जो वन्यजीव होते हैं उनको अलग अलग प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात ये जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 के द्वितीय भाग वन्य जीवन को मतलब जिनको भी इसके अंतर्गत कवर किया जाता है उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित है। जबकि अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें दंड बहुत कम होता है। तो ये जो ढोल है ये अनुसूची 2 के तहत है, मतलब इन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है। जबकि जो अनुसूची 5 होती है उसमें वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार हो सकता है। और अनुसूची 6 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसमें जानवरों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, बल्कि अनुसूची 6 में शामिल पौधों के कृषिगत उपयोग एवं वाणिज्यीकरण पर रोक होती है। और अनुसूची 6 में ही इसी अनुसूची के तहत ही अधिकारियों को शिकार के संबंध में अपराध निर्धारित कर सजा देने एवं जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है। अब थोड़ा सा ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये आता कैसे है, मतलब इसको प्रारंभ कैसे, इसको स्थापित कैसे किया गया था। तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने प्रभावी ढंग से इस देश के वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन एवं उसके व्युत्पन्नों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया था तथा जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया था। और इसके अंतर्गत दंड तथा जुर्माने को और कठोर कर दिया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग
जो अपेंडिक्स 2 जो साइट्स है, साइट्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो साइट्स का पूरा जो नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, हिंदी में क्या है, वन्य जीवन एवं वनस्पति जात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो 1973 में विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार के फलस्वरूप साइट्स जो है ये अस्तित्व में आता है तथा इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के भी नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, साइट्स की जगह पर यदि वाशिंगटन कन्वेंशन आ जाए तो याद रखिएगा इस साइट्स को ही वाशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है तथा इसका जो प्रशासन है वो आपका यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है या देखा जाता है। तथा भारत जो है साइट्स में कब शामिल होता है, 1976 में शामिल हुआ था, 1976 में शामिल होता है। स्थापना 1973 में होती है, कार्य कब करना प्रारंभ करता है, 75 में, भारत कब शामिल होता है, 76 में। तथा अभी इसके उद्देश्यों की यदि बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना है तथा साइट्स जो है उन राज्यों या देशों पर वैध रूप से आबादकर है, इंग्लिश में कहें तो लीगली बाइंडिंग होता है, जो इसमें शामिल है। मतलब जैसे भारत इसमें शामिल है तो भारत के ऊपर जो इसके प्रावधान होंगे वो लीगली बाइंडिंग होंगे, मतलब भारत को उन प्रावधानों को मानना होगा। लेकिन यह कन्वेंशन जो है राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, मतलब जो किसी देश का जो फ्रेमवर्क होगा उसका स्थान नहीं लेता, बल्कि यह पक्षकार देशों जो पार्टीज होते हैं उनको एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप अपने नियम कानून को बना सकते हैं। तथा इसके अलावा जिन प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित या विनियमित रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है उन्हें 3 अलग अलग स्तरों की सूचियों में रखा जाता है, जिन्हें अपेंडिक्स 1, 2 और 3 कहते हैं। अपेंडिक्स 1 में क्या है, तो अपेंडिक्स 1 में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में है और इनके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, मतलब इनका व्यापार नहीं किया जा सकता है। अपेंडिक्स 2 में क्या है, उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में तो नहीं है, लेकिन प्रजातियों के अस्तित्व को असंगत उपयोग से बचाने के लिए व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति होती है लेकिन विनियमन के साथ। तो इसी अपेंडिक्स 2 में ढोल को रखा गया है। अपेंडिक्स 3 में क्या है, उन प्रजातियों को रखा जाता है जो कम से कम किसी एक देश द्वारा संरक्षित की जाती हैं तथा वह देश किसी साइट सहयोगी से व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मदद की मांग करता है। मतलब मान लीजिए कि भारत किसी प्रजाति को संरक्षित करता है और श्रीलंका से उसको संरक्षित करने में सहयोग की मांग करता है, तो ऐसे जो प्रजाति होंगे वो अपेंडिक्स 3 में आएंगे। तो इस प्रकार से इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति तो होती है लेकिन विनियमन के साथ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको देखा और जो ढोल है आप इसके फिगर को यहाँ पर ढोल को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जंगली कुत्ता या ढोल दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को विस्तार से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।